हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी बीसीए नीट यूजी 2025 के अचीवर्स बैच में। केमिस्ट्री के अंदर हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद हमने फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसका वीडियो लेक्चर आप देख चुके हैं। और आज हम बात करने वाले हैं वीडियो लेक्चर 2 की, जिसका टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। इसमें हम जो बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनकी डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे और उनसे जुड़ी कुछ और बेसिक चीज़ों को समझेंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो देखिए जरा क्या कहेंगे हम इसके बारे में। एन एटम कंसिस्ट ऑफ वेरियस सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो एटसेट्रा, आउट ऑफ विच इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कॉल्ड एज बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द एटम। अगर हम एक एटम के अंदर प्रेजेंट वेरियस सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें तो उसमें कई सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एटम में। न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन होता है, न्यूट्रिनो होता है। इनमें से जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, इनको बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा जाता है, क्योंकि ये हर किसी एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। सबसे पहले बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी और ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है और कैथोड रेस का एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, राइट। तो यही बात यहाँ पे कही गई है। इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन एंड इट इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंड इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द कैथोड रेस। ओके, तो जब यहाँ पे बात हो ही गई है कैथोड रेस की, तो हमें पढ़ना जरूरी है कि कैथोड रेस की डिस्कवरी कैसे हुई थी, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या था। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसकी हम बात करने वाले हैं उसका नाम है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट और कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट। तो जे थॉमसन ने और विलियम क्रूक्स ने मिलकर कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट किया था और ये एक्सपेरिमेंट डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर किया गया था, इसलिए इसे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, राइट। तो देखिए, विलियम क्रूक्स एंड जे थॉमसन डिस्कवर्ड कैथोड रेस बाय परफॉर्मिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब कॉल्ड एज डिस्चार्ज ट्यूब्स। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, जो कि एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब थी, उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज परफॉर्म किया गया और वहां से कैथोड रेस डिस्कवर की गई जे थॉमसन और विलियम क्रूक्स के द्वारा। ठीक है, अब आगे देखिए। In this discharge tube, two opposite charged metal electrodes are present and a vacuum is created by vacuum pump. इस डिस्चार्ज ट्यूब में दो ऑपोजिट चार्ज मेटल के इलेक्ट्रोड्स लिए गए, कैथोड और एनोड, और यहाँ पे वैक्यूम भी क्रिएट किया गया वैक्यूम पंप की हेल्प से, राइट। When a gas is enclosed in this tube at a very low pressure around 10 to the power minus 4 atmosphere and at a very high voltage 10,000 volt, then invisible rays originating from cathode and producing greenish glow behind the perforated anode on the glass tube was produced. तो जब ये किसी गैस को इस ट्यूब में भरा गया और वहाँ पे लो प्रेशर रखा गया 10 टू दी पावर माइनस 4 एटमॉस्फेयर के अराउंड, और वहाँ पे हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट के अराउंड हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया। तो यहाँ पे दो कंडीशन ध्यान रखने लायक है, इंपॉर्टेंट है, जिस पे सवाल बन सकता है कि डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रेस कब प्रोड्यूस हुई। तो उसके लिए आपके पास कंडीशन है लो प्रेशर और हाई वोल्टेज। लो प्रेशर कितना था, अराउंड 10 टू दी पावर माइनस 4 एटमॉस्फेयर, और हाई वोल्टेज कितना था, 10,000 वोल्ट के आसपास। ओके, तब ये दोनों कंडीशन रखने पर कुछ इनविजिबल रेज प्रोड्यूस हुई। इसमें ध्यान देने वाली बात यह कि कैथोड रेज या जो इनविजिबल रेज यहाँ पे प्रोड्यूस हुई वो कैथोड से ओरिजिनेट हुई और उन्होंने ग्रीनिश ग्लो प्रोड्यूस किया बिहाइंड द परफोरेटेड एनोड। एनोड आपने परफोरेटेड लिए हैं, उसमें छोटे छोटे पोर्स हैं और ग्लास ट्यूब की वॉल्स पे जाके परफोरेटेड एनोड के साथ पास हुआ और ग्लास रोड की जो वॉल्स पे जाके ग्रीनिश ग्लो प्रोड्यूस हुआ। ओके, अब आगे देखिए। ट्यूब वॉल्स कोटेड विथ फॉस्फोरेसेंट मटेरियल ZnS इज ऑब्जर्व्ड विच आर कॉल्ड एज कैथोड रेस। तो जो परफोरेटेड एनोड के पीछे जो ग्लास वॉल्स थी जिसपे फॉस्फोरेसेंट मटेरियल ZnS जिंक सल्फाइड रखा गया था, उसकी कोटिंग की गई थी, वहां पे आपको ग्रीनिश ग्लो ऑब्जर्व हुआ और ये जिस रेस की वजह से हुआ इनको कैथोड रेस कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली कैथोड रेस क्या होती है, उनकी डिस्कवरी कैसे हुई, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट और कैथोड रेस का एक्सपेरिमेंट क्या था। अब थॉमसन ने कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज़ को समझाया और वहीं से पता चला कि कैथोड रेस जो कांस्टेंट पार्टिकल से मिलकर बनी है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो देखिए, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट पॉइंट, कैथोड रेस ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। अगर इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो वहां पे उस ऑब्जेक्ट की शेडो कास्ट हो जाएगी एग्जैक्टली, तो वहां से पता चलता है कि कैथोड रेस एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, राइट। Second point, they produce mechanical effect as they can rotate the wheel placed in their path.
कैथोड रेज मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, अगर उनके रास्ते में कोई व्हील रख दिया जाए तो उसको रोटेट कर देंगी, राइट। थर्ड पॉइंट देखिए, दीज रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रेज जिन कांस्टेंट पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई हैं वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनको बाद में इलेक्ट्रॉन्स कहा गया, राइट। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नाम नहीं दिया था, ये नाम बाद में दिया गया, लेकिन इसके बारे में कि जो कैथोड रेज हैं वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स से मिलके बनी हुई हैं, ये बात थॉमसन ने बताई थी, जिसको आज की डेट में इलेक्ट्रॉन हम बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, फोर्थ पॉइंट देखिए, These rays show deflection in the presence of electric field and magnetic field. कैथोड रेज ऑब्वियसली जब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ये डिफ्लेक्शन शो करेंगी, राइट। दीज रेज ट्रेवल्स विथ हाई स्पीड, ये रेज बहुत ही हाई स्पीड से ट्रेवल करती हैं, बट लाइट की स्पीड से कम होगा ऑब्वियसली, बट इनकी स्पीड बहुत ही हाई होती है, राइट। दीज रेज कैन कॉज फ्लोरोसेंस, ये फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस कर सकती हैं, फ्लोरोसेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकती हैं, राइट। They heat the object on which they fall due to which the transfer of kinetic energy to the object. भी सीधी सी बात है, जब कैथोड रेस किसी ऑब्जेक्ट से टकराएंगी तो उसको अपनी सारी एनर्जी दे देंगी, ओके। जिससे टकराएंगी, जिस पे गिरेंगी उसको सारी एनर्जी दे देंगी और उस अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है वो उस ऑब्जेक्ट को दे देंगे, जिस वजह से ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो हम ये कह सकते हैं दे हीट द ऑब्जेक्ट ऑन विच दे फॉल, जिस किसी ऑब्जेक्ट पे कैथोड रेस फॉल करेंगी उसका ऑब्जेक्ट वो हीट होने लग जाएगा, उसको एनर्जी मिल जाएगी। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ये जो कैथोड रेस हैं इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी रेस्पॉन्सिबल इनके मोशन के लिए वो उस ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 8, एक्स रेज आर प्रोड्यूस व्हेन दीज रेज फॉल ऑन हैवी मेटल्स। जब कैथोड रेज हैवी मेटल्स पे फॉल होती हैं, हैवी मेटल्स पे पास होती हैं, उन पे गिराई जाती हैं, तो वहां से एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं, ओके। अब आगे देखिए, दे पोजेस आयोनाइजेशन पावर, दैट इज दे कैन आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे पास। कैथोड रेज में आयोनाइजेशन पावर होती है, क्योंकि जब कैथोड रेज किसी गैस से पास होती हैं तो वो गैस को आयोनाइज कर देती हैं जिस गैस से उनको पास किया जाता है, राइट। दे कैन पेनिट्रेट थ्रू थिन मेटलिक शीट्स, कैथोड रेज जो है वो थिन मेटलिक शीट्स से पेनिट्रेट कर जाती हैं, इनकी पेनिट्रेशन पावर भी होती है। नेक्स्ट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है और नीट यूजी 2025 में असर्शन रीजन के दौरान भी इस बात को पूछा जा सकता है या स्टेटमेंट के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, जिसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। द नेचर ऑफ दीज रेज डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस और द कैथोड मटेरियल यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। जो कैथोड रेज हैं इनका नेचर, इनकी प्रॉपर्टीज, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स, इनका बिहेवियर डिपेंड नहीं करता है जो गैस आपने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ले रखी है उस गैस के नेचर पे। यानी आप कोई सी भी गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लीजिए, कैथोड रेज का नेचर, कैथोड रेज का बिहेवियर सेम आएगा। और ये इस बात पे भी डिपेंड नहीं करता नेचर ऑफ गैस के साथ साथ कि मटेरियल कौन सा यूज किया गया कैथोड रेज के अंदर। तो कैथोड का जो मटेरियल यूज किया गया डिस्चार्ज ट्यूब में उस पे भी नेचर ऑफ कैथोड रेज डिपेंड नहीं करता, ओके। तो हम क्या कह देंगे कि जो नेचर ऑफ कैथोड रेज है वो नेचर ऑफ गैस जो डिस्चार्ज ट्यूब में यूज हुई उस पर डिपेंड नहीं करता है, और नेचर ऑफ कैथोड रेज कैथोड मटेरियल जो डिस्चार्ज ट्यूब में यूज हो उस पर भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। हम अगर ये कहें कि कैथोड रेज क्या है, तो कैथोड रेज आर अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रेज क्या है? स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरह इनको ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात आपको कैथोड रेज के लिए ध्यान रखनी है वो है इनका चार्ज टू मास रेशियो, जिसको स्पेसिफिक चार्ज भी कहा जाता है। चार्ज टू मास रेशियो जो कैथोड रेज का होता है वो फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, जो किसी इलेक्ट्रॉन के लिए आता है और वो वैल्यू चेंज नहीं होती और वो वैल्यू एक फिक्स वैल्यू है, राइट। The E/m, that is charge to mass ratio for cathode rays, was found to be constant and also to be same as that of electron, which is minus 1.76 into 10 to the power 8 coulomb per gram. Okay. जो कैथोड रेज है उनका चार्ज टू मास रेशियो है, E/m रेशियो है, वो कांस्टेंट है और वो इलेक्ट्रॉन के E/m के इक्वल होता है, माइनस 1.76 इंटू 10 टू दी पावर 8 कूलाम पर ग्राम के इक्वल होता है, राइट। तो हमने यहाँ पे समझा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ, और यहाँ पे एक बात बता दें स्टूडेंट्स आपको कि जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है वो जे थॉमसन ने की, क्रेडिट उसको जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो नाम दिया गया वो स्टोनी द्वारा दिया गया। थॉमसन ने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को नेगेट्रॉन नाम दिया था और स्टोनी द्वारा उनको
इलेक्ट्रॉन्स नाम दे दिया गया। तो हमने यहाँ पे अच्छे से समझा कि विलियम क्रूक्स और थॉमसन ने कैसे जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट वो परफॉर्म किया, और जे थॉमसन ने क्योंकि कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ को समझाया, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के बारे में समझाया, इसलिए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जे थॉमसन को जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड टॉपिक, जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जो हमारा सेकेंड बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल है। तो देखिए ध्यान से, proton was discovered by Goldstein and it is a positive charge particle and it is the constant particle of anode rays। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के साथ कैथोड रेज का नाम जुड़ा है, उसी तरह से प्रोटॉन की डिस्कवरी के साथ एनोड रेज का नाम जुड़ा है। प्रोटॉन जो है उसकी डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की थी, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, और ये एनोड रेज का एक कांस्टेंट पार्टिकल है। तो हम बात करते हैं एनोड रेज एक्सपेरिमेंट की। कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में आपने जो एनोड लिया था वो परफोरेटेड लिया था, ताकि वहाँ से जो गैस पास हो सकती थी। ओके, तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, जब हम एनोड रेज की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो ग्लो प्रोड्यूस होगा एनोड रेज की वजह से वो कैथोड के पीछे होगा, और कैथोड के पीछे डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल्स पे होगा, तो वहाँ पे आपको कैथोड को परफोरेटेड लेना पड़ेगा। तो कैथोड रेज में एनोड परफोरेटेड लिया था, तो एनोड रेज में कैथोड को परफोरेटेड लेना पड़ेगा। ओके, सो गोल्डस्टीन यूज्ड परफोरेटेड कैथोड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। जो जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था उसको फिर से रिपीट किया गया गोल्डस्टीन द्वारा, और इस बार उसने क्या किया, परफोरेटेड कैथोड लेके एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। तो देखिए ध्यान से आगे, in the discharge tube and observe the formation of anode rays by applying high voltage across the discharge tube। परफोरेटेड कैथोड का यूज किया गया डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, और एनोड रेज के फॉर्मेशन को ऑब्जर्व किया गया जब उस डिस्चार्ज ट्यूब में हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया। ओके, अब देखिए एनोड रेज कब दिखी आपको, कैसे क्या कंडीशन हुई, तो उसकी बात करें तो एनोड रेज वर सीन एज ए फेंट ल्यूमिनस रे एक्सटेंडिंग फ्रॉम द होल्स इन द बैक ऑफ द कैथोड। कैथोड के पीछे जब हमने होल से देखा तो जो एक लुमिनस रे दिखाई दी, जो कि एनोड रेज थी। एनोड रेज किस तरह से दिखाई दी, एक लुमिनस रे के फॉर्म में दिखाई दी, जो हम एक्सटेंड कर रही थी होल से कैथोड रेज के पीछे, जो कैथोड के पीछे जो डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल्स थी वहाँ पर, राइट। इन रेज को कैनाल रेज और पॉजिटिव रेज भी कहा जाता है, यानी जो हम एनोड रेज हैं उनके दूसरा नाम पॉजिटिव रेज और कैनाल रेज भी होता है। क्योंकि इनको क्यों पॉजिटिव रेज इसलिए कहा जाता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयन से मिली होती हैं, और कैनाल रेज इसलिए कहा जाता है कि एक सीक्वेंस के फॉर्म में मूव करती हैं, इसलिए इनको कैनाल रेज भी कहते हैं। अब बात करें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनोड रेज। एनोड रेज की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो देखिए ध्यान से, एनोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। सबसे सिंपल बात, सबसे पहली बात कि जो एनोड रेज है वो बिल्कुल जैसे कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, वैसे एनोड रेज भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। अब आगे देखिए, एनोड रेज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज मटेरियल पार्टिकल्स। एनोड रेज जो है वो पॉजिटिव चार्ज मटेरियल पार्टिकल्स या पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयन से मिलकर बनी है। ऑब्वियसली जो गैस आपने यहाँ पे यूज़ की है, जो गैस आपने डिस्चार्ज ट्यूब में फिल की है, उन्होंने जो गैसियस आयन बनाया है वही गैसियस आयन बेसिकली कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं एनोड रेज के, वही मटेरियल पार्टिकल्स एनोड रेज के कांस्टेंट मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं, राइट। दे गेट डिफ्लेक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियसली जब एनोड रेज के कांस्टेंट पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज हैं तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होते हैं। दे ऑल्सो अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट को भी एनोड रेज अफेक्ट करती हैं। दे प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑफ लाइट ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन। जिंक सल्फाइड स्क्रीन जो फॉस्फोरोसेंट और फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती हैं, उस पर फ्लैशेस ऑफ लाइट भी एनोड रेज प्रोड्यूस करती हैं। अब एक बात जो हमें ध्यान देनी है वो ये है, E/m of anode rays is smaller than electrons। इलेक्ट्रॉन्स जिनका मास बहुत ही कम होता है उनका E/m वैल्यूज हाई आता है, जबकि एनोड रेज जिनका मास बहुत ज़्यादा है उनका E/m चार्ज टू मास रेशियो वैल्यू इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में कम आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमें एनोड रेज के लिए ध्यान रखनी है, अनलाइक कैथोड रेज देयर E/m वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। जैसी गैस डिस्चार्ज ट्यूब में लेंगे उसी के नेचर के ऊपर E/m वैल्यूज आएगी। जबकि कैथोड रेज में क्या था, E/m वैल्यू फिक्स थी। तो ये बात स्टूडेंट आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। हम फिर से रिपीट करने के बाद ध्यान से देखिए कि कैथोड रेज में E/m वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। जबकि एनोड रेज का जो E/m वैल्यू है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, जो कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भरी गई हैं। जैसी गैस आप लेंगे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, जैसी गैस का नेचर होगा डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, वैसा ही उस गैस के लिए
उस जो एनोड रेज प्रोड्यूस होंगी वहाँ से उनके ई बाय एम की वैल्यूज आएगी. सो ई बाय एम वैल्यूज ऑफ एनोड रेज इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब विच इज जस्ट ऑपोजिट टू दैट ऑफ कैथोड रेज whose E by M is constant और fixed. ओके, अब आगे देखिए और बात करें कि जो ई बाय वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, तो इट इज़ मैक्सिमम व्हेन गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब इज हाइड्रोजन गैस. जब आपने डिस्चार्ज ट्यूब में आपने हाइड्रोजन गैस को भरा है तो ई बाय वैल्यू सबसे मैक्सिमम आएगी. ओके, हम अलग अलग गैसेस में भरेंगे तो अलग अलग वैल्यूज आएंगी. तो ई बाय वैल्यू सबसे मैक्सिमम कब देखने को मिलेगी, जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपने हाइड्रोजन गैस को भरा है. ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, वो भी एक कांस्टेंट पार्टिकल होता है, बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल होता है. अब हमारे पास बच गया थर्ड बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल जो कि होता है न्यूट्रॉन. उसकी डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो जाता है जेम्स चैडविक को, जिन्होंने एक न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू ये पता लगाया कि एक न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं वो रिलीज होते हैं, उनका मास प्रोटॉन के लगभग थोड़ा सा बराबर होता है, और वो क्या है उनके बारे में हम बात करते हैं. राइट, तो देखिए, जेम्स चैडविक bombarded beryllium with a stream of alpha particles 2He+2 and he noticed that penetrating radius produced were not affected by magnetic field and electric field and consist of neutral particles which were called as neutrons. जेम्स चैडविक ने एक न्यूक्लियर रिएक्शन करवाई जिसमें उन्होंने बेरिलियम पर बॉम्बार्डमेंट करवाई अल्फा पार्टिकल्स की एक स्ट्रीम की, एक रे की, और उन्होंने नोटिस किया कि कुछ पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, यानी जो रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी पेनिट्रेशन पावर है, और वो रेडिएशंस मैग्नेटिक फील्ड से और इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्टेड नहीं होती हैं, और वो न्यूट्रल पार्टिकल्स से मिलकर बनी हैं जिनको न्यूट्रॉन्स कहा जाता है. ओके, तो इस तरह से न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी जेम्स चैडविक के थ्रू हुई, और उन्होंने एक न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू ये पता लगाया कि एक न्यूट्रल पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं रेडिएशंस के फॉर्म में, और वो रेडिएशंस जो हैं उनमें पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट नहीं होते हैं, और ये पेनिट्रेटिंग रेडियस जिन न्यूट्रल पार्टिकल से मिलकर बनी है वही न्यूट्रॉन्स कहलाते हैं. अब आगे देखिए ध्यान से, जो न्यूक्लियर रिएक्शन यहाँ पे करवाई गई वो क्या थी, एक बार देखिए ज़रा. बेरिलियम 4 एटॉमिक नंबर, 9 मास नंबर, हीलियम अल्फा पार्टिकल्स 2He4+2. यहाँ से जब रिएक्शन करवाई तो यहाँ से कार्बन 12 C612 प्लस न्यूट्रॉन जिसका मास नंबर 1 और जो 0 है यहाँ पे एटॉमिक नंबर, तो इसका सिंबल एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है न्यूट्रॉन का. तो यहाँ से जो न्यूट्रल पार्टिकल्स रिलीज हुए इनको न्यूट्रॉन्स कहा गया. अब कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई न्यूट्रॉन की डिस्कवरी लेट क्यों हुई, तो जाहिर सी बात है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी लेट इसलिए हुई क्योंकि उनका न्यूट्रल नेचर था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं. राइट, सो द रीजन फॉर द लेट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन वॉज इट्स न्यूट्रल नेचर. न्यूट्रल नेचर होता है उनका, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, इसलिए उनकी डिस्कवरी लेट हुई. न्यूट्रॉन के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपको पता होनी ज़रूरी है, जो कि कभी स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे पूछी जा सकती हैं. सबसे पहली बात कि जो स्पेसिफिक चार्ज होता है न्यूट्रॉन का वो 0 होता है, क्योंकि वो चार्ज टू मास रेशियो होता है स्पेसिफिक चार्ज. जब इन पे चार्ज है ही नहीं, 0 चार्ज है, न्यूट्रल है, तो स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू 0 आ जाएगी. न्यूट्रॉन्स वैसे तो प्रोटॉन का मास इक्वल ही होता है, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली हैवियर होता है, और कितना परसेंट हैवियर है वो है 0.18% हैवियर है प्रोटॉन से. सो अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन स्लाइटली हैवियर है प्रोटॉन से. सो न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर, 0.18% हैवियर देन प्रोटॉन. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, न्यूट्रॉन इज हैवीएस्ट अमॉन्ग ऑल द फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन एटम. अगर हम एक एटम के अंदर प्रेजेंट 3 बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से, तो न्यूट्रॉन जो है वो सबसे हैवीएस्ट है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे लाइटेस्ट बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स है जो किसी एटम के अंदर प्रेजेंट होता है. तो सबसे ज़्यादा मास है, सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट है न्यूट्रॉन, सबसे लाइटेस्ट है, सबसे कम मास है इलेक्ट्रॉन का. ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से.
न्यूट्रॉन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट है एटॉमिक न्यूक्लियस में, लेकिन हाइड्रोजन और प्रोटियम में नहीं होता। तो न्यूट्रॉन एक बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल है जो कि सभी एटॉमिक न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है सिवाय हाइड्रोजन के। तो पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, तो उसका आंसर है हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे जो 3 बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ का कंपैरिजन करते हैं, ताकि अगर कभी ये प्रॉपर्टीज़ आपसे पूछ ली जाएं मैचिंग के फॉर्म में या किसी स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो प्रॉपर्टीज़ है उनका कंपैरिजन देखते हैं टेबुलर फॉर्म में। तो देखिए, एक तरफ हमने लिख दी है सारी प्रॉपर्टीज़ और एक तरफ हम बात करें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। सबसे पहले देखिए मास को केजी में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, मास को एएमयू में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है और मास को रिलेटिव मास के फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। अगर बात करें मास इन केजी की, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, प्रोटॉन का मास होता है 1.672 इंटू 10⁻27 kg और न्यूट्रॉन का मास होता है 1.675 इंटू 10⁻27 kg। अगर बात करें मास इन एएमयू, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 5.486 इंटू 10⁻⁴। अगर बात करें प्रोटॉन के मास की एएमयू में कितना होगा, तो वो है 1.0073 और न्यूट्रॉन का मास एएमयू में होता है 1.0087। अगर बात करें रिलेटिव मास की, तो इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास होता है 1/1837, जिसको कई बार 1/1840 भी लिख देते हैं। प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास होता है 1 ठीक है। अब बात करें चार्ज की, चार्ज को कूलाम में भी लिखा जाता है, चार्ज को ईएसयू में भी लिखा जाता है और चार्ज को रिलेटिव चार्ज के फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जाता है। तो अगर बात करें चार्ज की वैल्यू कूलाम में कितनी है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज है -1.602 इंटू 10⁻⁹। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव में है तो हो जाएगा +1.602 इंटू 10⁻⁹ और न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं है, दैट्स वाई 0 चार्ज। ओके, अगर बात करें ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा -4.8 इंटू 10⁻⁻10, प्रोटॉन के लिए हो जाएगा +4.8 इंटू 10⁻⁻10 और न्यूट्रॉन के लिए हो जाएगा 0। ठीक है, अब बात करें रिलेटिव चार्ज की, तो इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज है -1, प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज है +1 और न्यूट्रॉन का रिलेटिव चार्ज है 0। ठीक है, अब बात करें स्पेसिफिक चार्ज, दैट इज चार्ज टू मास रेशियो, कूलाम पर ग्राम में कितना है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए है 1.76 इंटू 10⁸, प्रोटॉन के लिए है 9.58 इंटू 10⁴ और न्यूट्रॉन के लिए है 0। ओके, अब आगे देखिए, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए ध्यान से, द चार्ज टू मास रेशियो दैट इज E/m रेशियो और स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.758 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। अगर हम बात करें चार्ज टू मास रेशियो की या E/m रेशियो की, जिसे स्पेसिफिक चार्ज भी कहा जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है 1.758 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, 10⁸ कूलाम पर ग्राम होता है और 10⁻11 कूलाम पर केजी होता है। अब अगर बात करें कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है पार्टिकल पे वो कैसे वेरी करेगा, तो देखिए, लार्जर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द पार्टिकल, लार्जर इज द डिफ्लेक्शन व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। तो जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा किसी पार्टिकल पे, उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल अप्लाई किए जाएंगे। इसका मतलब जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा पार्टिकल पे, उतना ही डिफ्लेक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो कि हमने कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में सेटअप में देखा था डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर जो डिफ्लेक्शन हमें ऑब्जर्व होगा, वो डिफ्लेक्शन ज़्यादा कब आएगा, जब किसी पार्टिकल पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है ये मास पे भी डिपेंड करता है। लाइटर द मास ऑफ द पार्टिकल, लार्जर विल बी द डिफ्लेक्शन। जितना ज़्यादा पार्टिकल का मास होगा उतना ही जो डिफ्लेक्शन है वो कम होगा। जितना मास पार्टिकल का कम होगा, यानी लाइटर द मास ऑफ द पार्टिकल, यानी जो बहुत ही कम अगर मास है तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब आगे बात करें।
जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर, वो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या हम एक तरह से कह सकते हैं वोल्टेज अप्लाई अक्रॉस द इलेक्ट्रोड है उस पर भी डिपेंड करता है। तो देखिए फोर्थ पॉइंट, द डिफ्लेक्शन इंक्रीजेज। डिफ्लेक्शन क्या है? कैथोड रेज के जो पाथ है उसमें जो डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर, वो डिफ्लेक्शन कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो फोर्थ पॉइंट ये कह रहे हैं कि जो डिफ्लेक्शन है इट विल इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड और द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जो डिफ्लेक्शन है वो बढ़ेगा कब? जब हम जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रोड्स पे उसको बढ़ाएं या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाने पर या इलेक्ट्रोड्स का वोल्टेज इंक्रीज करने पर डिफ्लेक्शन इंक्रीज होता है। नेक्स्ट देखिए, एज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज जो है वो डिक्रीज होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास इंक्रीज होता है। अब ये जो मास जिसकी हम बात कर रहे हैं रिलेटिव मास, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए, द मास ऑफ एन मूविंग इलेक्ट्रॉन मे बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। जो इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास है उसको हम किसी मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए वो हम फॉलोइंग फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, फॉर्मूला है m इज इक्वल टू m0 अपॉन 1 माइनस v अपॉन c का होल स्क्वायर। यहाँ जो m0 है वो है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और c है वेलोसिटी ऑफ लाइट। m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मूविंग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो हम रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ लाइट से कंपैरिजन करते हुए पता लगाया जाता है। इफ़ v इज इक्वल टू c, यानी जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल हो जाएगा तो हमारे पास मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन बिकम्स इन्फिनिटी। जो हमारे पास जो मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन आएगा इट विल बिकम इन्फिनिटी। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जो कि है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो हम एनसीईआरटी में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में कि जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हमने मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में देखा था। तो आइए एक बार उसको भी एक बार देख लेते हैं, उसके मेन पॉइंट्स क्या थे। तो जैसा कि कहा गया, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन को मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा डिटरमाइन किया गया। उसमें क्या कहा गया देखिए, मिलिकन डिटरमाइंड द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय एन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एंड कंक्लूडेड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज Q on the droplets is always an integral multiple of the electric charge E, that is Q is equal to NE, where N is equal to 1, 2, 3 and so on। यानी जो किसी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसको मिलिकन ने डिटरमाइन किया एक एक्सपेरिमेंट से जिसका नाम था मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और उसने कंक्लूड किया कि जो किसी भी पार्टिकल्स पे या जो ड्रॉपलेट्स थी उन पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज Q प्रेजेंट है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा इलेक्ट्रिक चार्ज E के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में आता है, यानी Q हमेशा NE के इक्वल होता है, जहाँ N की वैल्यू होल नंबर की फॉर्म में 1, 2, 3 एंड कुछ भी हो सकती है आगे इसी फॉर्म में। ओके, जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे प्रेजेंट होता है उसकी वैल्यू है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट the charge present on the electron was found to be -1.602 into 10⁻⁻19 कूलाम। अब आगे देखिए, और इस एक्सपेरिमेंट से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिटरमाइन किया गया। देखिए जरा ध्यान से, द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड एज फॉलोज, E दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा, E अपॉन E बाय ME। E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, E बाय M है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ M है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ME किसको कहा गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ से आप देखिए E से E कैंसिल हो जाएगा, E और हमारे पास ME की वैल्यू आ जाएगी। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और जो E बाय M की वैल्यू आती है इलेक्ट्रॉन के लिए वो है 1.758 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। कूलाम से कूलाम कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये भी प्रूव हो गया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी। अब आगे देखिए, अब हम बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन की, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब थ्योरी पे बेस्ड जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1, एन इंक्रीजिंग ऑर्डर लोएस्ट फर्स्ट फॉर द वैल्यूज ऑफ E बाय M फॉर एन इलेक्ट्रॉन E, प्रोटॉन P, न्यूट्रॉन N एंड अल्फा पार्टिकल
alpha is? The options are E P N alpha, N alpha P E, N P E alpha, N P alpha E. ओके, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के सही आंसर की। पहले एक्सप्लेनेशन से समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। हमको ये बताना है कि हमारे पास 4 पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। इन 4 पार्टिकल्स के लिए जो चार्ज टू मास रेशियो है, स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू है, E/m वैल्यू है, उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। तो हमें इन सभी पार्टिकल्स का चार्ज पता हो, हमें इन सभी पार्टिकल्स का मास पता हो और हम फिर वहाँ से E/m वैल्यू निकालें चारों पार्टिकल्स के लिए और फिर उनको कंपेयर करते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर बताएं, जहाँ लोएस्ट को फर्स्ट फॉर्म में लिखते हुए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हुए बताएं कि सही ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए E/m फॉर इलेक्ट्रॉन, हमें अच्छे से पता है E/m इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। चार्ज हो गया रिलेटिव चार्ज 1 और जो मास होता है, जो हम E/m वैल्यू की बात कर रहे हैं, वो हम जो रिलेटिव मास जो लिख रहे हैं वो है 1/1837। तो E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 1837। E/m ऑफ प्रोटॉन कैसे लिखेंगे, प्रोटॉन का चार्ज रिलेटिव चार्ज 1 हो गया, रिलेटिव मास भी 1 हो गया, तो ये आ जाएगा 1। न्यूट्रॉन के लिए क्योंकि चार्ज 0 है, सो E/m ऑफ न्यूट्रॉन इज 0। और E/m फॉर अल्फा पार्टिकल, चार्ज है उसका 2, मास है उसका 4, दैट इज 2/4 विच कम्स आउट टू बी 1/2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो सबसे कम E/m की वैल्यू है वो है न्यूट्रॉन के लिए विच इज़ 0, फिर अल्फा पार्टिकल के लिए विच इज़ 0.5 दैट इज़ 1/2, फिर है प्रोटॉन के लिए जो कि है 1 और फिर है इलेक्ट्रॉन के लिए जो कि है 1837। ओके, तो हम क्या बोल देंगे, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ E/m वैल्यू इज N अल्फा PE और ऐसा आपको दे रखा है ऑप्शन 4 में। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। N that is neutron is having lowest value while electron is having highest value, N alpha PE in the increasing order of E/m values। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट में तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स की अल्फा पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इनका E/m का इंक्रीजिंग ऑर्डर आपने बताया। ऐसा भी हो सकता है आपसे रेशियो पूछ लिया जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 उसी से रिलेटेड है, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल इज, स्पेसिफिक चार्ज किसी प्रोटॉन का और स्पेसिफिक चार्ज किसी अल्फा पार्टिकल का, उनका रेशियो क्या होगा। तो देखिए आपके पास ऑप्शन है 2:1, 1:2, 1:4 एंड 1:1। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, दैट इज 2:1। कैसे आया तो देखते हैं जरा। E/m ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1:1, अभी हमने देखा वैल्यू 1 आती है उसकी। और E/m ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना आता है 2/4, जिसको हमने सिंप्लीफाई किया था 1/2। तो हमें निकालना है E/m ऑफ प्रोटॉन टू दैट ऑफ E/m ऑफ अल्फा पार्टिकल। E/m ऑफ प्रोटॉन होता है 1, E/m ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है 1:2। ये हमारे पास आ गया 1/1 इंटू 2/1, दैट इज 2:1 और 2/1। और ये सही आंसर आपको दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 2:1 वो हो गया फर्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो है फर्स्ट 2:1। ओके, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 रेशियो, क्वेश्चन नंबर 3 रेशियो के जैसा ही है। इस बार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कंपैरिजन किया गया है, आप आराम से कर पाएंगे इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ प्रोटॉन इज। द ऑप्शंस आर 1:1, 1837:1, 1:1837 एंड 2:1। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2, दैट इज 1837:1। देखिए इसका सॉल्यूशन, E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी हमने देखा है 1/1837, जिसको हम लिख सकते हैं 1837/1, दैट इज 1837 जो उसकी वैल्यू आती है E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन। E/m ऑफ प्रोटॉन हो गया 1:1 किया तो 1 आ गया यहाँ पे। E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हमें कंपेयर करना है E/m ऑफ प्रोटॉन से, सो 1837:1 और 1837/1 ये आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अब आगे देखिए, कैथोड रेज एनोड रेज से रिलेटेड आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि स्पेसिफिक चार्ज पे बेस्ड हमने क्वेश्चन देख लिए कैसे बनते हैं। अब बात करते हैं कैथोड रेज, एनोड रेज और जो टॉपिक्स हमने पढ़ रखे हैं उन पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, Which of the following statement is not correct about the characteristics of cathode rays? कैथोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, दे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। वो कैथोड से स्टार्ट होती हैं और एनोड की तरफ चलती हैं।
सेकेंड, दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। थर्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन द कैथोड रेज ट्यूब। जो कैथोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिपेंड नहीं करती हैं जो डिस्चार्ज ट्यूब या कैथोड रेज ट्यूब के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स का मटेरियल आपने लिया गया उसके ऊपर। अब इसका जो नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन है उसको देखते हैं, फिर करेक्ट आंसर और करेक्ट एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। फोर्थ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। जो कैथोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिपेंड करती हैं जो गैस फिल कर रखी है उस ट्यूब के अंदर उसके नेचर पे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि फोर्थ आंसर में जो बात कही गई वो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है तो देखिए जरा एक्सप्लेनेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब के अंदर जो गैस फिल कर रखी है उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज क्या होता है। कैथोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिपेंडेंट है नेचर ऑफ गैस की। वो नेचर ऑफ गैस जो आपने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल कर रखी है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ओके, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट। इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज के बारे में ऑब्वियसली कौन सा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो आइए इसके ऑप्शंस देखते हैं, फिर आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। फर्स्ट है इट इज़ अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ये एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, बिल्कुल सही बात है ये तो। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो न्यूट्रॉन के मास के इक्वल होता है, बिल्कुल गलत स्टूडेंट्स। आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है, न्यूट्रॉन का मास सबसे ज़्यादा होता है तीनों बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स का जब हम कंपैरिजन करते हैं तब। इट इज़ अ बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द एटम्स। बिल्कुल सही बात है, सभी एटम्स का ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल होता है। फोर्थ, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैथोड रेज। यस, कैथोड रेज का भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन। तो जो ऑप्शन 2 है वो गलत है। तो उसका सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा 2 का, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेसर देन दैट ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है इलेक्ट्रॉन का मास, इक्वल नहीं होता है। ओके, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रेस्पेक्ट टू कैथोड रेज। कैथोड रेज के बारे में क्या जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल सही बात है, कैथोड रेज स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दे आर चार्ज पार्टिकल्स, डेफिनेटली दे आर द चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। मूव विथ सेम स्पीड एज दैट ऑफ लाइट, ये गलत है। कैथोड रेज हाई स्पीड से ट्रेवल करती हैं लेकिन लाइट की स्पीड से हमेशा ट्रेवल करती हैं, ऐसा नहीं होता। दे कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, yes it is true, they can be deflected by electric field because they are negative charge particles. So question number 6 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा C, cathode rays travel with the speed of light is correct, is not correct especially। कैथोड रेस ट्रेवल विद स्पीड लेस देन दैट द स्पीड ऑफ लाइट। कैथोड रेस कैसे ट्रेवल करती हैं, जिस स्पीड से ट्रेवल करती है वो लाइट की स्पीड से कम है। सेम स्पीड से, लाइट की स्पीड से सेम स्पीड नहीं होती कैथोड रेस की। तो ये जो सी स्टेटमेंट है वो गलत है और उसका सही स्टेटमेंट क्या होगा, कैथोड रेस ट्रेवल विद स्पीड लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, अब आगे देखें। अब हम लास्ट क्वेश्चन एनोड रेस के बारे में भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रेस्पेक्ट टू एनोड रेस। एनोड रेस के बारे में जो स्टेटमेंट्स कहे गए हैं कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है, देयर ई बाइम वैल्यूज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। जो एनोड रेस की ई बाइम वैल्यूज है वो डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ गैस जो डिस्चार्ज ट्यूब में यूज किया गया है उसके ऊपर। दे ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड, दिस इज रॉन्ग। एनोड रेज एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती हैं जबकि कैथोड रेज कैथोड से ओरिजिनेट होती थी। तो सेकंड वाली बात सही नहीं है। दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कैथोड रेज जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती है वैसे एनोड रेज भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती हैं। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कैनाल रेज, इनको कैनाल रेज भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तो जो एनोड रेज के बारे में जो यहाँ पे बातें कही गई हैं, जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, उसमें जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो गलत है और उसका सही क्या होगा, द एनोड रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड। ओके, तो देखिए ध्यान से, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है उसका सही आंसर हो जाएगा 2। क्यों होगा, क्योंकि जो सेकंड में पॉइंट क्या कहा गया, दे ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड, दिस इज रॉन्ग, दे डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड।
ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं उनके बारे में। हमने सबसे पहले देखा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां हमने कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट की बात की, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज की बात की। फिर हमने एनोड रेज एक्सपेरिमेंट देखा, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज को समझा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को समझा, चार्ज टू मास रेशियो क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की ताकि जो भी थ्योरी आपने इस टॉपिक में पढ़ी वो सारे उस पे बेस्ड कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं और क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं उस टॉपिक पे वो भी हमने प्रैक्टिस किया। इसमें अभी तक कोई भी क्वेश्चन नीट यूजी 2024 तक नहीं पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में, तो जाहिर सी बात है नीट यूजी 2025 में संभावना है कि इस टॉपिक से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो हमें उसके लिए रेडी रहना है और उस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हमने आपको इस वीडियो लेक्चर में क्लियर कर दिए हैं। और उम्मीद करते हैं जो भी यहाँ पे आपको बताया वो सब समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई कंसेप्ट कोई बात नहीं समझ में आई है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें ताकि उस पर बेस्ड हम एक वीडियो आपको अच्छे से बना के बता दें। और स्टूडेंट्स, आप कोई भी टॉपिक हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करें ताकि हम उस पर बेस्ड एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दें। और आप चैनल पर बने रहिए, जितने वीडियोज़ जो भी आपके पेंडिंग हैं इस केमिस्ट्री के टॉपिक से रिलेटेड वो आप सारे नीट यूजी के बैच के अंदर अचीवर्स बैच में आपको कंप्लीट करा दी जाएंगे और आपके एग्जाम से पहले आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। और आप कोई टॉपिक अलग से अपना पूछना चाहते हैं, कोई आपको कोई डाउट है, उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें और ये वीडियो को शेयर करें जो भी नीटफुल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। और आप जहाँ कहीं पे भी इंडिया में कहीं पे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भव्य केमिस्ट्री एकेडमी यूट्यूब चैनल पर जाके अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टॉपिक्स केमिस्ट्री के उनके वीडियोस देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लगातार पढ़ते रहिए और जहां कहीं भी आपको हमारी ज़रूरत लगे टीम बीसीए आपकी प्रिपरेशन के लिए पूरी हेल्प करने के लिए रेडी है। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच।